नमस्कार। संघर्ष के इस पहले एपिसोड में, जो कि मेरा शुभारंभ है इस कार्यक्रम का, इस पहले एपिसोड में मैं स्वागत करूंगा कामयाब अरविंद सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आपके चैनल के माध्यम से, चूँकि आपने शुरुआत किया है इस चैनल का जी, और ये शारदीय नवरात्रि चल रहा है, तो आप ही के चैनल के माध्यम से नवरात्रि के आज अष्टम दिवस पर मैं अपने क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और साथ साथ मैं आपको भी इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपका जो एक प्रयास है ये सक्सेसफुल रहा है। तो शुरू करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि मैंने इनको बिना कहे गुप्त रूप से पता लगाया है। और सबसे जो पहला चीज़ है, ये अभी कार्यरत है अध्यक्ष के रूप में जिला स्तर की जो कबड्डी टीम है उसमें। इसके साथ साथ ये महासचिव हैं हिंदी भाषी महासंघ के, और इसके साथ साथ ये महासचिव है बिहार गुजरात का जो मैत्री संघ है। तो ये इतने सारे पद आप अकेले मैनेज करते हैं कि मतलब अलग अलग पद के लिए अलग अलग लोग रखे हैं? नहीं, पद तो अलग अलग पद के लिए पूरी एक संघ, मतलब ये कमेटी है। जैसे हम कबड्डी संघ के अध्यक्ष हैं सीवान जिला के, पूरी एक संघ है, कमेटी है, सब लोग मिल के काम करते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इस बीच में एक चीज़ ऐसा बोलूँगा अभी कि आप लोग भी इस इंटरव्यू में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो जो शख्स अभी हमारे सामने हैं, जो बातें आप इतनी अच्छी इनसे सुन रहे हो, ये शख्स शुरू में अपना निर्वहन एक ट्रैक्टर ड्राइवर के रूप में किए थे। मतलब ये एक शब्द ऐसा है जो मुझे यहाँ तक खींच लाया है कि कैसे एक ट्रैक्टर ड्राइवर का जॉब करने वाले आज यहाँ तक पहुंचे हैं। हालांकि इसमें कोई ताजुब नहीं है, क्योंकि चाय बेचने वाले अगर प्रधानमंत्री बन सकते हैं हमारे देश में, तो ये भी कोई ताजुब की बात नहीं है। लेकिन ये जो सफर है, ये जो संघर्ष है, ये जान के हमारे जैसे जो यूथ्स हैं उनको जरूर कुछ सीखने को मिलेगी। हाँ, निश्चित रूप से। तो हम शुरू करते हैं बचपन से, क्योंकि बचपन बहुत अच्छा बीता नहीं होगा आपका। तो बचपन आज तक हम संघर्ष में हैं। अच्छा, बचपन तो मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि 89 में हम मैट्रिक किए, और जैसे मैट्रिक पास होके आए तो मुझे ट्रैक्टर दे दिया गया। एक बड़ा परिवार था और उस परिवार के बड़े पुत्र होने के नाते पीछे की तमाम जिम्मेवारियों का निर्वहन करने के लिए मुझे लगता है कि उस समय लोन पर पिताजी एक ट्रैक्टर लेके आए थे। तो चूँकि उस समय क्षेत्र में ट्रैक्टर की कमी थी, तो एक शिफ्ट ड्राइवर चलाता था और एक शिफ्ट हम चलाते थे। तब जाकर चूँकि ट्रैक्टर का किस्त भी भरना होता था और उसी से कमा कर। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे मन में था अभी तक, मतलब उस समय जब आप ट्रैक्टर चला रहे थे, तो कुछ लोगों का ऐसा है कि अभी तक आपका पैसा बाकी और आपके ध्यान में हो कि ये आदमी मेरा इतना पैसा अभी तक अगर बहुत सारे लिस्ट है उस परिस्थिति के, लेकिन मतलब याद है आपको? उसमें नहीं जाना है। निश्चित रूप से संघर्ष का जो व्यक्ति होता है, और गरीबी एक ऐसा चीज है कि गरीबी के दौर में गुजरा हुआ हर पल याद रहता है इंसान को। अच्छा, उस फेज में कभी ऐसा दिन हुआ कि जब आप खाने पे भी, मतलब ऐसा दिन आया हो कि जब खाने के लिए भी कुछ ना हो? बहुत दिन आया हुआ ऐसा। आया है? हाँ, बहुत दिन आया। इसको आपने कैसे किया? एंजॉय किया कि मतलब? एंजॉय किया। हाँ, मैंने समझा कि दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ये परीक्षा की घड़ी है मेरी। मैंने कभी उसे, और इस परिस्थिति में भी आपके मन में था कि मुझे देश को जाना है? बिल्कुल था। वो अगर नहीं रहता वह जज्बा, वह जुनून, तो मैं यहाँ पहुंचा ही नहीं होता, और आज भी वो कर ही नहीं पाता। जब नीरव मोदी हमारे देश छोड़ के गए थे तो आया था कि चौकीदार ही चोर है, और उसके पहले नरेंद्र मोदी जी ने किसी भाषण में ऐसा कह दिया था कि मैं देश का चौकीदार हूँ, फकीर आदमी, झोला उठा के चल दूंगा। तो सभी लोग ट्विटर पे डालने लगे कि मैं भी चौकीदार। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको तो पता चल गया होगा। 1995 की बात है, 1995 से 98 के बीच में सर गेटमैन मायने चौकीदार की नौकरी किए थे। यहाँ से ट्रैक्टर ड्राइवर की नौकरी छोड़ के, मतलब ट्रैक्टर तो आपका अपना था, उसके बाद आप सूरत में गए, वहाँ पे गेटमैन की आप नौकरी किए। वो फेज के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा था वो फेज? चौकीदार की नौकरी किया, आनंद बहुत आया। आनंद आया? ये अपने आप में जो आप ये बोल रहे हैं ना, आनंद आया। आनंद इसलिए आया कि ईश्वर आपकी माने पानी लेंगे आप? प्रकाष्ठा। तो 95 से 98 के बीच का जो पार्ट था वो बताते सर थोड़े से रुआंसे से हो गए। थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया और फिर से इस फेज को सर शुरू करते हैं।
94 में शादी होने के बाद अब लगा कि ट्रैक्टर से काम नहीं चलेगा, और तब ट्रैक्टर भी क्षेत्र में बहुत सारा आ गया था। तो लोगों को लगा कि बाहर कुछ करना चाहिए जाके। हालांकि शादी मेरी जो हुई थी उसमें नौकरी ही गारंटी थी CRPF की नौकरी का कमिटमेंट था उसमें। शादी हो गई तो मैं सोचा कि अब हम अपना कुछ करते हैं, चाहते हैं। तो उसी समय मुझे हजीरा एसआर, जो गुजरात के सूरत में एक एसआर स्टील प्लांट था हजीरा में, एक मेरे दूर के संबंधी थे जिनसे बातचीत करके और मैंने निर्णय लिया। हालांकि पिताजी जाने के पक्ष में नहीं थे, चल दिया जनरल टिकट में। अच्छा। तब वो भी परिस्थिति नहीं थी कि आरक्षण भी हो। अच्छा, टिकट आपने लिया था? हाँ, टिकट लिए थे और यहाँ से लिच्छवी से बनारस गया। मैं जब ये फ्रेम कर रहा था तो मैं सोचा हूँ कि आप विदाउट टिकट ही चले गए। नहीं, टिकट तो लिया था, क्योंकि वो सब कल्चर में नहीं था ना। हाँ, वो अपने संस्कार में नहीं था। चीटिंग प्रूफ ही नहीं था। फिर वहाँ गए तो नौकरी मिली? वहाँ गए तो ये इसी को कहते हैं कि मैंने कष्ट का प्रकाष्ठा भगवान देखना चाहते हैं। जब मैं हजीरा गया और जो दूर के एक रिलेटिव थे जिनके नाम से मैं गया, और जिस शाम को मैं पहुँचा, रात में मैं पहुँचा, हजीरा में एक एसआर बन रहा था, पतरा कॉलोनी थी, और उसमें वो सिक्योरिटी के हेड थे। तो संजोग से जिस दिन मैं पहुंचा उसके एक दिन पहले उनका ट्रांसफ़र हो गया था कहीं। अच्छा। अब तो मेरे लिए नया शहर, नई जगह, और आदमी जो बुलाया वो भी नहीं है सर? वो भी नहीं है, मोबाइल का उस समय साधन नहीं था। मैं चला गया। अब वो नहीं थे तो जो सिक्योरिटी कॉलोनी थी जहाँ हमें जाके रहना था, वहाँ लोगों ने एंट्री नहीं दिया। मैं रात में इसलिए मन भारी हुआ कि रात में मैं ठेला पर सोया। ठेला पर? हजीरा गांव में वहाँ लोकल जो गुजरात के लोग होते हैं वो दिन में बड़ा पाव वगैरह बेचते हैं, और जब वो शाम को रात में चले जाते हैं तो उस ठेला को बंद करके ऐसे ठेला छोड़ देते हैं, ताला मार देते हैं, चले जाते हैं। थका हारा जनरल टिकट में 27 घंटा 30 घंटा खड़े खड़े गया था, शारीरिक ये भी था। तो उसी ठेला पर मैं सो गया रात में, उन्होंने दिया नहीं। और सुबह 4 बजे भोर में वो फिर आ गई माफ़ी बोलते हैं वहाँ जो महिलाएं वो चला रही थी। अच्छा। हाँ, बड़ा पाव बेच रही थी। मुझे गए, कहाँ पे सो गया, उठो उठो उठो। हमने आग्रह किया कि मैं थका हुआ था, सो गया, अगर आपके ठेला पर सोने से कुछ गलती उलती हुई होगी तो मुझे क्षमा करिएगा। खाना तो फिर नहीं खाया? नहीं खाया। तो लोगों ने कहा कि सिक्योरिटी की बहाली हो रही है, सिक्योरिटी गार्ड की। एसआर कंपनी में? एसआर कंपनी में मैंने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू। 1 किलोमीटर का लाइन था। 1 किलोमीटर के लाइन में मेरा नंबर आया। फिर वहाँ नीडी करके वहाँ करना था, ऑफिसर था। उसने बोला तुम तो चेक किया, बोला तुम्हारा गारंटर कौन है? तो हमने बोला किस बात का गारंटर भाई? सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करना, इसमें गारंटी क्या है? तो नहीं, जो तुमको वर्दी दी जाएगी, यूनिफॉर्म और जूता, वो लेके भाग। हाँ, वो लेके अगर भाग हो गया, बिहार के हो बिहार का नाम का आप सोचिए। तब ये जब मेरे बिहार का मेरे रीजन पे जब उसने प्रश्न उठाया तो मुझे बहुत दुख हुआ। कि डोंट रिपीट, आप ऐसा नहीं बोल सकते। आपने कह दिया? मैंने कह दिया। मैं बोला कि आप ऐसा नहीं बोल सकते बिहार के बारे में। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर नेगी था, कर्नल था, उसको लगा कि साला जज्बाती नौजवान है। मैं बोला मेरे पास कोई गारंटर नहीं है, आप अगर मेरे नौकरी दे सकते हैं इस बात के लिए मेरे पर भरोसा करके, मैं आपके यहाँ ड्यूटी करूँगा, आप नौकरी का पैसा मेरे वो वर्दी का पैसा काट लीजिएगा। अच्छा, उसी बीच में जामनगर में ये जो हड़ताल हुआ था वर्कर्स? हाँ, उसी बता रहा हूँ ना। तो ये किया, फिर वहाँ 3-4 महीने किया नौकरी। फिर मुझे लगा कि साला ये मेरे लिए बना नहीं है, अब यहाँ बहुत कुछ होने वाला नहीं है। फिर आ गया। फिर बीच में कई कहानियाँ हैं, अब कितनी बात आपको बताऊंगा। फिर यहाँ आ गए घर? फिर वो फिल्म बन जाएगा आपका। 10-20 मिनट का इंटरव्यू 30 मिनट में काम नहीं चलेगा। फिर कभी एक कहानी को लेंगे, एक फेज को। हाँ, पूरा को फ्रांस में लेना होगा तो थोड़े हर पॉइंट पे आपको लेके चलूंगा और जीवनी को बता दूंगा। फिर आ गया घर, फिर कुछ यहाँ रहा, फिर तब बीच में नैनीताल गया, फिर वही जनरल टिकट और वही अल्फा का सूट। फिर अपना चल दिए जामनगर। जब हम पहुँचे तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफाइनरी लग रहा था, कहीं इसमें डाउट नहीं था। रिलायंस कंपनी का। जब वहाँ उतरे मोती खाबड़ी में तो उस सूटकेस को मूड़ी पर रख के 5 किलोमीटर पैदल चले तो LC1 आया, लेबर कॉलोनी नंबर
1। और वैसे लेबर कॉलोनी 7-8 वहाँ बने थे। सोचो कितना बड़ा मैन पावर का वहाँ एंगेजमेंट होना था। अब परिचय कुछ नहीं था। अब सुन के कहीं चल जाओगे कि हाँ यहाँ कुछ हो रहा है बड़ा, लेकिन तुम्हारा क्या सीन वो था। तब हम तो इसी तरह जिद्दी आदमी थे, बिना रेफरेंसों के चल दिए। अच्छा, अब चल दिए तो वहाँ पहुंचे रात में। अब सारा पॉपुलेशन बिहार का है LC1 में, लेकिन हम तो किसी से इंट्रोड्यूस नहीं है। उस समय नवादा का, नालंदा का 2-4 को लड़का आपस में बातचीत कर रहे। धीरे से हम बोले कि बाबू आप लोग यहाँ तो हाँ हम नए नए आए हैं, थोड़ा अपने डेरा वोरा में रख लो। तो सब अपना मीटिंग किया, सोच विचार किया। भाई बिहार ऐसे ही बदनाम था, वो सब भी बिहारी था, लेकिन एक वो नहीं होता है कि अपने एरिया में दूसरा कोई घुसना नहीं चाहता है, घुसने देना नहीं चाहता है। ये तो है, आज भी है, आज भी है। उसका वर्ड में कुछ बोलूंगा बहुत घटिया वर्ड हो जाएगा। ये बहुत एक भ्रामक स्थिति है। लेकिन उस सब ने हमको रखा, रात में रखा, खाना वाना सब बनाया खिलाया। अब वहाँ और स्थिति बद से बदतर थी। अब सिक्योरिटी में तो आपको फोल्डिंग भी मिला था सोने के लिए, वहाँ मिल गया चटाई या ईंटा रख के सिराना ईंटा का, उस पर रख के अपना बेडशीट उठ तो सो गया। हम बोले कि मेरे लिए नौकरी वोकरी ढूंढो, ट्रैक्टर चला के आया हूँ, कुछ इसी टाइप का काम तुम लोग बताओगे तो सीख लेंगे, ड्राइवर चलाने लगेंगे। तब तक इसी बीच क्या हुआ कि वो सब ढूंढने लगा। 2-3 दिन बीता होगा, तब तक एक ऑकरेंस हुआ उस कॉलोनी में। रात में किसी लोकल महिला के साथ और बाहरी लोगों में ने एक लोकल महिला के साथ रेप कर दिया, मर्यादित बात हो गई। अच्छा, तो पूरा स्ट्राइक LC1 में? हाँ, LC1 में ही। अब सुबह जब 4 बजे भोर में हुआ हल्ला कि आग लगाओ, फूको, मारो, काटो, हम भी अचानक जाके हमने क्या हुआ ऐसा। तो LC1 में 1 लाख लोग रहते थे हर कॉलोनी में। LC1 2 माने स्ट्रेंथ था उस समय, और हर एक कॉलोनी में 8-10 गेट बने रहते थे। फिर हम उसका गहन जानना चाहे आखिर ऐसे हुआ क्या, फिर जानकारी दी। फिर हमने सोचा कि इसको कैसे मामले को सेटल किया जाए। अब उस समय हूँ नया अपना ठिकाना नहीं रहा। अच्छा, यही होता है। नौकरी भी नहीं मिला है, खा रहा हूँ दूसरे का, रह रहा हूँ, गलत हो रहा हूँ कहीं। और सोच है कि इसको कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि उसमें बिहार की बदनामी नहीं आए, सोच वहाँ और वो जो मतलब जो बंदा था जिसने किया था वो बिहार का? हाँ, नहीं बिहार का नहीं था, लेकिन जब कंपनी को स्ट्राइक जो लोग कर रहे थे उसमें मैक्सिमम वो जो वर्कर्स थे, लेबर्स थे, वो बिहार से थे। अच्छा, तो कल ये ऐसा देश में एक मैसेज जाएगा कि भाई ये जो बिहार के श्रमिक हैं, ये जो वर्कर्स है, इतने बड़े रिफाइनरी को हड़ताल कर दिए, बंद किए हो, ये मन में भाव आया। तो मैंने गेट 1, 2, 3 से जाके ऐसे ही लोगों को मना करने लगा कि भाई आप शांति रखो। वो सब समझ गया कि नेता है। हमको बोला कि नहीं भैया अभी समझौता नहीं होगा। हम तो कुछ नहीं थे। तो जब क्राउड हमको आवाज दिया तो मैनेजमेंट के लोग देख रहे थे रिलायंस के, तो उनके दिमाग में है कि यही नेता है क्या। तो वो लोग बोले कि अरे कुछ इसका सेटल करो। तो फिर चिल्लाने लगे कि अरे नहीं सेटल नहीं करना है। अब हम नेता बन गए। हमें न भीड़ जान रही थी और न मैनेजमेंट जान रहा था। कंफ्यूजन में? हाँ, कंफ्यूजन में नेता बन गए। अच्छा। यही है ईश्वर का। अच्छा काम करने जाए तो फिर ये होता है, ऐसी चीजें होती हैं। बिल्कुल हो जाता है। तो हमने इन लोगों को भी शांत किया और मैनेजमेंट को भी समझाया। उसमें जो उस समय के GM थे, सिन्हा साहब पटना से ही थे, जो पर्सनल HR के हेड थे, और चीफ ऑफ सेक्रेटरी ठाकुर साहब थे, आज भी ठाकुर साहब हैं, हिमाचल के CISF के IG पद से। 3 लोगों ने बोला कि नहीं कैसे इसको कैसे भी सेटल करो। अब तो हमारे लिए मजबूरी हो गई कि ओरिजिनल नेता कौन है उसको ढूंढना। तो कंपनी ने मुझे नेता बना दिया। फिर मैंने रात में पूरा हर मॉड्यूल में घूमा। अब हमेशा सुविधा प्रोवाइड हो गई, हमें जिप्सी दे दिया गया, व्यवस्थाएं दे दी गई अचानक। और हाँ। कितने दिन में हुआ? मतलब ये 2-3 दिन तो गए हुए हुआ ही था। 2-3 दिन में ही इतना कुछ हो गया? हाँ, तो घटना के बाद जो मैं उभर के आया उसमें से जो वर्कर्स भी मान गए कि ये नेता है, और मैनेजमेंट भी देख लिया कि यही नेता है। कुछ नहीं था, जिप्सी मिल गई। हाँ, मिल गई कि मैनेजमेंट जिप्सी दे दी, हाँ, कि सेटल करिए इस मैटर को। उसके बाद फिर मैंने ओरिजिनल नेता को ढूंढा। हाँ, सब हमारे अपने ही क्षेत्र से, गोपालगंज सबसे। मैंने उन लोगों को समझाया कि ये विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी बन रही है और हड़ताल करने से आपको क्या मिलेगा, बाहर में नाम खराब होगा प्रदेश का, और ऐसा निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए जो छोटे वर्ग के लिए अहित हो। जैसे आप लोग, कुछ चंद लोग इसको निर्णय ले लिए हैं स्ट्राइक में, जो लाखों मजदूर अपने यहाँ के हैं उनको इसका हाजिरी नहीं मिलेगा, प्रदेश में आया है। इसलिए आप नोट डाउन करिए, आपकी कोई समस्याएं हैं जिस मॉडल में, जिस कॉलोनी में, उस समस्याओं को हम कंपनी से
और श्रमिक साथी भी कहे थे, जैसे लग रहा था कि वहीं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि अरविंद भैया जिंदाबाद। कांग्रेस में आपने बिहार प्रदेश के वर्किंग कमेटी के महासचिव वहाँ के बने हम, 2010 में। वहाँ के भी दक्षिण गुजरात के हम प्रभारी रहे, अन्य भाषा भाषी से जो विंग है कांग्रेस का। तो इस बीच में मैं बता दूं संक्षेप में, 2008 में चैरिटी शो इन्होंने कराया जब बाढ़ आया था सूरत में। हाँ, वो सूरत में नहीं आया था बाढ़, हो बाढ़ कहाँ आया था? वो बाढ़ बिहार में आया था, कोसी बाढ़, और कोसी आपने शो आपदा। करवाया सूरत में और चैरिटी शो पे जो पैसा आया मैं बिहार बाढ़ पीड़ितों को भेजा था। कोफी इसी बीच अपने कंपनी एक स्थापित की एस कंस्ट्रक्शन, वही 2005 में। 5 में। हाँ, उधर से सब लौट गए, जब जामनगर की जर्नी खत्म हो गई तो फिर रोड पे थे, क्योंकि हम तो काम करते गए, रोड पे चलते गए। फिर आप कांग्रेस छोड़ी की? 2014 में, 2009 से 2014 तक मैं कांग्रेस में रहा। गुजरात प्रदेश कांग्रेस का पहले सचिव बना, फिर महासचिव बना, दक्षिण गुजरात का प्रभारी बना, और जिस समय छोड़ा उस समय उपाध्यक्ष था प्रदेश का, अन्य भाषा भाषी सेल का, जो बाहरी लोगों का विंग था पार्टी में। छोड़ने का कारण क्या? छोड़ने का कारण था कि देश में एक डायनेमिक नेतृत्व की घोषणा हो चुकी थी, और समाज के लोग भी जब कह रहे थे, उस समय हमारे जो वर्तमान के उस समय के मुख्यमंत्री थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट चुना गया। हाँ, चुना गया था, और एक देश का मिजाज अलग पूरा था, हवा चल चुका हाँ, एक हवा चल चुका था, और समाज के लोगों ने भी आग्रह किया कि अब एक समय है कि जो आप चेंज कर सकते हैं। और उस समय गुजरात भाजपा के अध्यक्ष जो थे आरसी फल्दू साहब, उन्होंने इसका पहल किया और मुझे ससम्मानित प्रदेश अध्यक्ष गुजरात द्वारा कार्यक्रम का आयोजन करके और मुझे भाजपा में शामिल किया गया। 9 अप्रैल 2014, जिस दिन प्रधानमंत्री जी बड़ौदा में नामांकन कर रहे थे, उस दिन भाजपा कार्यालय में मेरे से लाइजनिंग हो रही थी। अच्छा, एक रैपिड फायर राउंड हमारा होता है जिसमें हम आपके फेवरेट चीज़ों के बारे में जानेंगे कि आप एज ए अरविंद सिंह जो अभी यहाँ पहुँच चुके हैं उनका फेवरेट क्या है, और आपको 2 आंसर देना है। एक एज ए ट्रैक्टर ड्राइवर थे तब आपका फेवरेट क्या था, और अभी आपका फेवरेट क्या है। हमें देखना है कि मतलब आदमी जब बड़े बनते हैं तो उनमें क्या चेंज आता है, उस चीज़ को हमें फिगर आउट करना है। तो सबसे पहली चीज़, अभी आप फिल्म देखते हैं? नहीं देखते, और तब देखते थे? बहुत कम, ना के बराबर। जीवन का इतना संघर्ष रहा कि फिल्म समझ में ही नहीं आया। इस क्वेश्चन को फिर स्किप करते हैं। डिश, खाना कौन सा अभी आपको अच्छा लगता है? मुझे तब भी और आज भी वह खाना मेरे लिए प्राथमिकता योग्य है, और उसको पसंद करता हूँ जो घर में बना हुआ। फेवरेट जगह रहने वाली तब और आज? अगर सच पूछिएगा, अगर रोटी की समस्या न हो, गाँव। मेरा दिल गांव में बसता है। ओके, दोस्ती आपकी है, मतलब घनिष्ठता? बिल्कुल घनिष्ठ मित्र, हर के जीवन में 1-2 ही होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग तो दोस्त होते हैं, लेकिन घनिष्ठ मित्र के नाम पे 1-2 ही लोग होते हैं जीवन में। चूंकि ऐसे मित्र का कहीं समर्थन मुझे मिला नहीं कभी, तो इसलिए मैं घनिष्ठ का जो संघर्ष में साथ नहीं दिया फिर उसको हाँ, नहीं, हाँ, इसलिए कभी आज तक भी नहीं, कल भी और आज भी घनिष्ठ से थोड़ा मैं अलग हूँ। हाँ, जो संसारिक जीवन में मित्र दोस्त हैं, कल भी थे, वाली बात अब कल भी थे, आज भी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ ना। अच्छा, मुझे मित्र का मतलब होता है कि अगर आप किसी विषम परिस्थितियों में सफर कर रहे हैं और वह योग्य है तो शेयर कर ले, शेयर कर ले, आप आपकी मदद करें, जैसे मैं आज हूँ। गाना अभी कुछ सुनते हैं? मुझे हाँ पसंद है वह रफ़ी साहब के सब वो पुराने गाने। आज का गाना मैंने तब भी वही सुनते थे? आज भी वही सुनता। एवरग्रीन सॉन्ग्स। एवरग्रीन सॉन्ग। कोई फेवरेट गाना रफ़ी साहब की? ये दुनिया ये महफिल किसी काम की नहीं। एक लाइन बस आप गुनगुनाते मजा आ जाएगा। गाता हूँ नहीं, एक लाइन बस गुनगुना दे। ये दुनिया ये महफिल किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। अच्छा, कोरोना काल वाला हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन वो अगर हम डिस्कस करने बैठे तो वो पूरी फिल्म बन जाएगी उस पर। बिल्कुल। मेरे को याद है कि मेरे दादाजी का देहांत हुआ था और मेरे घर में कोई नहीं था, मैं था और मेरे चाचा को आना था वहाँ से। सर थे, एक कॉल पे मेरे चाचा के आने जाने का पूरा जो प्रबंध था वो हुआ। ऑफिसर्स आने नहीं दे रहे थे, पूरा उनका पास के साथ एक दिन में मेरे चाचा मेरे घर आए और फिर हमने बाकी का काम। आपके चाचा जैसे बहुत सारे लोग इस प्रदेश के और इस जिले के कई विधानसभा क्षेत्रों के लोग अपने अपने घर पहुंचे। और जब आपके चाचा फर्स्ट लॉकडाउन था, फर्स्ट लॉकडाउन, और 2-3 दिन हुआ था। हाँ, 2-3 दिन हुआ था। उसमें मूवमेंट होना, किस क्या परिस्थिति थी, एनसीआर से यहाँ आना, मुझे मालूम था। ऐसे
कोरोना, वही मैं कह रहा था, कोरोना काल में सारे जनप्रतिनिधियों के मोबाइल बंद हो गए थे और मैं अपने जिले के कम से कम 6-7 विधानसभा के नौजवानों को पूरे देश में जो जिन प्रदेशों में थे प्रशासन के माध्यम से कई डेड बॉडी मंगवाया, कई लोगों को घर पहुंचावा, कई नौजवानों को राशन पानी दिया, कई स्टूडेंटों को मैं लाया जिसमें कई जिले के लड़के थे। तो ये सारा काम, और मैंने हेल्पलाइन नंबर अपना जारी किया था सोशल मीडिया। पता चला कि सैन कक्ष को ही कंट्रोल रूम बना दिया। हाँ, वो पुराना सामने जो दलान है, ये सामने 24/7 चलता था। 24/7 चलता था। 3-4 आपके जैसे लोग थे, 3-4 डायरी था, 3-4 मोबाइल था, चार्जर था, लिखा जाता था और फिर उसका निर्वहन जो भी होता था। जो फोन, जो सोशल मीडिया पर नंबर डाले गए थे, नोट होते थे, फिर एक एक करके मेरे पास आता था और मैं उसका निष्पादन करता था और कट कट के हटा जाता था। और तमाम मीडिया, बेंगलोर मिरर, बेंगलोर का मतलब एक न्यूज़ मजबूत है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया, हम एयरपोर्ट पर उतर रहे थे अहमदाबाद और मेरा पीछा किए हुए था कि आपको बोला, हमने सर्किट हाउस आ जा, सर्किट हाउस में इंटरव्यू, हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तुम तो इंग्लिश पेपर वाले हो, अगर नहीं आप हिंदी में बोल दीजिएगा तो हम इंग्लिश लिख देंगे। काम था वो, कोई नेतागिरी नहीं, नकल था ना। आज भी मुझे कुछ इसमें मैं बताया हूँ कि टेम्प्रोरी में मुझे आनंद नहीं है। ये परमानेंट जो काम है, जो जीवन के साथ आपका रहेगा, जो जीवन जिसके लिए आप आए हैं, ये मानव जीवन जो मिला है, मैं वो ही करता हूँ। मैं टेम्प्रोरी वाले पे ध्यान नहीं देता हूँ, जो आज है कल नहीं रहेगा, क्या पता। तो दोस्तों, ये थे अविन सिंह जी, और अगर आपको इससे कुछ सीख मिलती है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अगर आप हमारे क्षेत्र के हैं तो इनसे आके आप मिल सकते हैं। इनका एड्रेस बता दो। एड्रेस बिल्कुल बता दीजिए, हम तो एड्रेस है गोरेकोठी विधानसभा, बाजितपुर गांव में आके आप इनसे मिल सकते हैं और इनकी जीवनी इनके मुख से भी सुन सकते हैं। अगर कोई काम हो आपको तो भी आ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। और समाज के निचली तबके से लेकर के बड़े बड़े लोग भी आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए क्राइटेरिया है कि यही लोग यहाँ आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तो हम तो मैंने छोटे लोगों के लिए, बड़े लोगों के यहाँ तो हम ही चल जाएंगे। कोई मुझे आदेश आ जाएगा तो कहाँ अगर मैं किसी का सहयोगी बन सकूं, किसी का सेवा कर सकूं, तो बड़ों को मैं क्यों यहाँ बुलाऊंगा। बड़े लोग तो समाज के ऐसे ही बड़े होते हैं और बड़ों का आदेश मानना ही हम लोग का नैतिक कर्तव्य है। तो छोटों के लिए ज़रूर है कि हाँ